मैंने 36 आवर्स में 2800 किलोमीटर बाइक चलाई थी नॉन स्टॉप, और डेस्टिनेशन से 26 किलोमीटर पहले मेरा फ्यूल गॉज दिखाया 0। तो उस दिन, उस रात को मैंने ये टेस्ट किया, मुझे ये पता चला कि मेरी बाइक में रिजर्व में पेट्रोल कितना होता है। अर्ली डेज राइडिंग और आज के टाइम पे बाइकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम पे बाइक चलाई जाती थी बाइकिंग के लिए, आज के टाइम पे बाइक चलाई जाती है दिखाने के लिए। सो मैं यही रेकमेंड करूंगा सबको कि while you maintain your bike in a very good way, have a good collection of riding gears also based on where you want to ride. So अगर मैं पूरा का पूरा अपना राइडिंग आउटफिट ऊपर से नीचे तक सिर्फ कॉस्ट में लगाऊं, आराम से 3-3.5 लाख तक तो पहुंच ही जाएगा। फॉर एस्पायरिंग राइडर्स मुझे ऐसा लगता है कि जिस बाइक में आप कंफर्टेबल हो वो ही बाइक लेना। Hi everyone, Jaspreet here. I am 42 years old. Been a passionate rider, a biker actually for the last I think more than 20 years now. 2003 में मैंने बाइकिंग शुरू की थी। तब मेरे पास रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड थी, उससे मैंने शुरू की थी अपनी बाइकिंग। काफ़ी चलाई मैंने, 1.5-2 लाख किलोमीटर काफ़ी सालों में। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आई अपग्रेडेड टू रॉकेट 3 इन 2021। तो अभी आई थिंक अराउंड इन द लास्ट 3.5 years में उसे अराउंड 77,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मेरे 3 रिकॉर्ड हैं रॉकेट के ऊपर। वन इज इक्वलेंट टू आयरन बट। मैंने 36 आवर्स में 2800 किलोमीटर बाइक चलाई थी नॉन स्टॉप। जो स्टॉप्स मैंने लिए थे वो थे फ्यूल के लिए। सो मैं दिल्ली से निकला था मुबारका चौक से सीधा एक्सप्रेसवे के थ्रू कैलकाटा से सीधा कटक। सो इट्स एन आयरन बट चैलेंज यूएस में। मतलब जो बाइकर्स हैं, पैशनेट बाइकर्स, उन्हें पता होगा इस चैलेंज के बारे में। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एवर। सेकंड मैंने रिकॉर्ड बनाया था कि हम गोवा जा रहे थे IBW के लिए। हाँ, तो उस टाइम पे मैं चंडीगढ़ से नॉन स्टॉप गया था मुंबई 19 घंटे में, काफ़ी सारे किलोमीटर्स और नॉन स्टॉप। उसके बाद तीसरा मैंने अभी रिसेंटली में रिकॉर्ड बनाया था, मैं चंडीगढ़ से ले गया था नॉन स्टॉप सिमिलर 17-18 आवर्स में। सो ये मेरे 3 रिकॉर्ड्स हैं रॉकेट के ऊपर। आई लव राइडिंग अ बाइक, ओनली अ रॉकेट। मुझे सिर्फ रॉकेट से ही प्यार है, और इस बाइक को लेने के लिए मैंने 6 साल सेव किया था। That's why I am very passionate about my bike. बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हूँ मैं उससे। अपार्ट फ्रॉम पैशन, सो मंडे टू फ्राइडे आई वर्क। So I'm a country director in a regional, in an international relocation company. So Monday to Friday मैं नौकरी करता हूँ और Saturday Sunday मैं बाइकिंग करता हूँ। That's about me. So मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है about 1000 kilometers from चंडीगढ़ to ले नॉन स्टॉप। सो इसमें मैंने इम्प्रॉम्प्टू राइड शुरू की थी स्ट्रावा ऑन करके कि चलो देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। सो चलाता गया। तो अब ऑब्वियसली मैं जब भी ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं कोई प्लानिंग नहीं करता, मैं बस चले जाता हूँ अगले दिन कि भाई चलो चल पड़ते हैं। तो अब जब गए तो सबने बोला था कि भाई आपको 2-3 स्टेज लेकर के जाना होता है, ले तक आप पहुँचते हो। तो मैंने कहा यार देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो भाई हम चंडीगढ़ से निकले, फिर उसके बाद मैं पठानकोट भी क्रॉस किया, फिर मैं जम्मू के रास्ते से गया था। सो एक रास्ता है शिमला के रास्ते से जाता है, वो मुझे उतना सेफ नहीं लगता है क्योंकि वहाँ बारिश लैंडस्लाइड बहुत होती है। तो मैं जम्मू श्रीनगर के रास्ते होता हुआ फिर कारगिल होता, मैंने वो रास्ता पकड़ा था। तो मुझे याद है कि जब मैं जम्मू के आसपास पहुंचा तो रात को शाम के 7-8 बज रहे थे। तो मुझे हर किसी ने बोला था कि भाई रात को जम्मू स्टे कर लियो, अगले दिन तू लेह लद्दाख पहुंच जाएगा। मैंने कहा ना, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। तो अराउंड 10:30 के आसपास रात को मैं कारगिल की चेक पोस्ट आती है वहां पहुंचा। उन्होंने पूछा हाँ भाई कहाँ? मैंने कहा ले। कह रहे कौन सा ले, चुपचाप यहाँ रुको, रात को कौन जाता है और कितनों के साथ? मैंने कहा अकेले हूँ, मेरे दोस्त यार हैं ले में बैठे हुए, उनसे मिलने जाना है। कहते पेट्रोल कितना गाड़ी में? तो मैंने देखा वो स्पीडोमीटर दिखा रहा था अराउंड 100 किलोमीटर का बचा हुआ था। कह रहे रात को कोई पेट्रोल नहीं खुला होगा और आई थिंक अराउंड 150-200 किलोमीटर का रास्ता पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पेट्रोल रिफिल करा लेता हूँ, उसका चले जाऊंगा। तो कह रहे चलो करा के तो 8 किलोमीटर पहले मैं गया, मैंने पूरी टंकी मतलब गले तक भर दी टंकी की, भाई जितना भर सकता तू भर दे। उसके बाद रेन मोड लगाया क्योंकि रेन मोड में फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, एवरेज अच्छी निकलती है। अब जब वापस निकला तो वो थोड़ी देर के लिए इधर हो गए होंगे, मैं तो निकल गया। उसके बाद अगले 6 घंटे मैं सुबह 4 बजे ले पहुंचा था, लेकिन वो जो जर्नी थी 6 घंटे की, आप ये लगा लो मेरी बाइक में फॉग लैंप्स लगे हुए हैं दिनाली के D7। पूरे रास्ते कोई गाड़ी ने मुझे क्रॉस नहीं किया, कोई गाड़ी मेरी साइड से नहीं गई। पूरे रास्ते सिर्फ ऊपर चांद था, मेरी बाइक की लाइट थी, दूर दूर तक भी एक घर की लाइट नहीं थी, और उसमें से बीच में 4 घंटे नेटवर्क भी नहीं था। और मुझे बीच में 2-2.5 घंटे क्रॉस करने के बाद मैंने देखा जोजिला पास, और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अभी एक पास क्रॉस कर रहा हूँ जो लोग सिर्फ दिन में क्रॉस करते हैं मोस्टली। जो मुझे हर किसी ने बताया था कि भाई ये दिन में क्रॉस करना होता है, यहाँ रात को कुछ हो जाए तो कुछ। और आप मानोगे नहीं, मैं दूर दूर तक जहाँ देख रहा था कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा। और मैं लग रहा हूँ 20-30-40 की स्पीड पे पास क्रॉस करने में। फिर मैंने आगे जाकर के
वो गुरुद्वारा आता है वो क्रॉस किया। बीच में एक आध अपने दोस्त से कॉल पे भी था कि भाई ये रात को मैं कुछ कलेश करता हुआ जा रहा हूँ, देख लो क्या करना है। और डेस्टिनेशन से 26 किलोमीटर पहले मेरा फ्यूल गॉज दिखाया 0। उस रात को मैंने ये टेस्ट किया, मुझे ये पता चला कि मेरी बाइक में रिजर्व में पेट्रोल कितना होता है। वो 26 किलोमीटर में चढ़ाई पे मैं बाइक ले गया हूँ होटल के आगे गाड़ी लगाई, गाड़ी का पेट्रोल खत्म। बड़ी मुश्किल से लगाई वगाई, सोया हुआ सब कुछ किया। तो स्ट्रावा तो था ही ऑन, सीधा सेव सूव किया। 3:30-4 बजे पहुंचा था। 9 बजे का अलार्म लगाया, 9 बजे उठी, से पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए कि भाई घूम फिर तो हम बाद में लेंगे, पहले इस रिकॉर्ड को अप्लाई करो। तो इस तरीके से वो रिकॉर्ड बना था। और मैं लाइफ में पहली बार ले गया था। मैं 20 साल से बाइक चला रहा हूँ, मैं कभी ले नहीं गया कि मुझे था कि मैं अपनी ड्रीम सुपर बाइक कभी भी अगर जिंदगी में लूंगा उसी पे ही जाऊंगा, उससे पहले ले कभी नहीं जाऊंगा। मेरा बाइक से रिलेटेड जो पैशन था वो मेरी फर्स्ट जॉब से स्टार्ट हुआ एंड इट वाज कंप्लीटली रैंडम। सो आने जाने के लिए बाइक चाहिए होती है। तो 2003 में जब मैंने बाइकिंग शुरू करी तब उस टाइम पे करिश्मा लॉन्च हुई थी, तो लोगों को बड़ा क्रेज था। तो मुझे भी था, वो 69,990 की आती थी उस टाइम में, मुझे आज भी याद है। और मुझे बुलेट कभी नहीं पसंद थी, मुझे रॉयल एनफील्ड बुलेट से नफरत थी कि यार ये पुरानी डुक 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 टाइप की बाइकें होती हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला यार नई बुलेट भी आई है तो देख तो ले एक बार, क्रूजर मॉडल है जैसे हार्ले होती है वैसे करके। तो मैं लेने गया था करिश्मा, उसने मुझे डिफ्लेक्ट किया कि भाई एक बार रॉयल एनफील्ड का शोरूम जाके देख ले। तो वहाँ आई थी पहली बार लॉन्च हुई थी थंडरबर्ड AVL इंजन वाली। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ है ये तो मैंने वो सिल्वर कलर की ली थी। मैंने ऐसी ली थी कि चल यार भाई तेरा भाई भी एकदम क्रूज व्रूज करेगा, अब एकदम हीरो बनेगा, सब कुछ बनेगा। पहले साल में ही मैंने उसका पिस्टन जाम करके तोड़ दिया था, क्योंकि हर रेड लाइट में मुझे हर पल्सर वाले को हराना होता था। मतलब शुरुआत ही ऐसे होती थी कि भाई आज तेरा भाई तुझे दिखाएगा क्या हो सकता है। बहुत बेवकूफियां करी शुरुआत में मैंने उस बाइक के ऊपर, बहुत भुगता मैं उस बाइक के ऊपर 2-3 साल। फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद उसे यूज करके थोड़ी मुझे कस्टमाइजेशन का बहुत शौक है, वो आप मेरी बाइक में भी देख ही रहा होगा। मैंने कस्टमाइज करा करके फिर मैंने बेच दी। फिर मैंने क्लासिक लिया 350 जब आई थी नहीं मुझे लगा था यार मैं जिंदगी बाइक से बोर हो चुका हूँ, अब मुझे स्प्लेंडर टाइप की एक फैमिली बाइक टाइप की एक छोटी सी बाइक ले लेनी चाहिए। अब क्या बाइकिंग करेंगे वो करेंगे। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो एक बार रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे देख लेते हैं। अब भाई खोलते ही नई क्लासिक 350 दिख गई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो बढ़िया चीज है। मैं उनके शोरूम गया और मुझे आज भी याद है मैं उनकी ब्लैक वाला मॉडल को ऐसे छू करके देख रहा था कि यार ये तो मेरे लिए ही बनी है। बस गया, मैंने उसकी बुकिंग करी, ले आया। उस बाइक को मैंने बहुत चलाया, मैंने 8-8.5 साल चलाया। आई थिंक उस बाइक को मैंने 2-2.5 लाख किलोमीटर मैंने चला दिया था। जब मैंने बाइक लेनी थी तो मेरे सारे दोस्त इवनिंग में सैटरडे संडे और फ्राइडे को दारू पी के भंड होते थे। वो हर रोज रात को दारू पीते थे, अगले दिन उल्टी करते थे। तो मैंने भी शुरुआत में कोशिश करी, मैंने 2003 से 2005 तक दुनिया का हर अल्कोहल ट्राई किया। 2005 में मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे था यार ये मतलब पैसे बर्बाद होते हैं, मुझे कोई एडिक्टिव नशा भी नहीं है, मैं सिर्फ पड़ा होता हूँ और गालियां भी सुन रहा होता हूँ माँ बाप से। तो फिर मैंने कहा यार फूकने ही पैसे तो पेट्रोल में फूकते हैं। तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑल माई सेविंग्स एंड सैलरी ऑन ट्रैवलिंग, कि चल यार बाइक पे चलाऊंगा तो वो जो एक सेंस होता है ना, आज भी 20 साल जाने के बाद भी वो जब हवा लगती है ना मुझे बाइक के ऊपर, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या होती है, वो है एक्चुअल चीज जिसमें मुझे मजा आता है आज भी। कि भैया आप बाइक चला रहे हो और आपको हवा लग रही है, लोग बोलते हैं तेज क्यों चलाते हो क्या करते हो, बट आज भी वो जब हवा लगती है ना मुझे मजा, मुझे सुकून मिलता है। वो सुकून ना आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी बंदा हो, जैसे भी जा रहा हो। लेकिन वो जब सुकून लगता है ना बाइक के ऊपर, हवा लगती है और आप इधर उधर देखते हो, जो भी बाइक चला रहा है ना, छोटी सीसी हो या बड़ा सीसी हो, वो अपनी टॉर में बाइक चलाता है जब वो अपने मूड से चला रहा होता है। तो एक मजा होता है, वो आप किसी नॉन बाइकर को या ये सो कॉल्ड बाइकर इन्फ्लुएंसर्स को नहीं समझा पाओगे। जो एक एक्चुअल बाइकर होगा ना, जिसको होगा कि मुझे बाइक से मतलब है, सिर्फ बाइक से मतलब है, वो एक जेन्युइन फ्रीडम है या सुकून है जो आपको समझाया जाता है, आप सिर्फ फील कर सकते हो। अर्ली डेज राइडिंग और आज के टाइम पे बाइकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम पे बाइक चलाई जाती थी बाइकिंग के लिए, आज के टाइम पे बाइक चलाई जाती है दिखाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाइकर्स हैं दुनिया में बहुत सारे जो एक्चुअल बाइकिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के टाइम पे उन लोगों की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है जो सिर्फ फोटो खिंचाते हैं और अपने आप को बाइकर इन्फ्लुएंसर्स बोल देते हैं। मुझे लगता है कि असली बाइकर वो होता है, चाहे वो स्प्लेंडर वाला हो या वो रॉकेट वाला हो या वो BMW वाला हो, कोई भी ब्रांड आप दुनिया में ले लो, अच्छे सारे ब्रांड, हार्ले हो, कोई भी हो। मुझे लगता है कि असली बाइकर वो है जो पूरा गियर पहन करके तहजीब से अपना सामान पैक करके, चाहे संडे राइड के लिए निकला हो लेकिन पूरे गियर में हो, तहजीब से जाए, लोगों के लिए कोई न्यूसेंस ना क्रिएट करे। क्योंकि यार आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। देखो यार, जब मेरे पास सुपर बाइक नहीं थी, तो जब मेरे बगल से सुपर बाइक ली थी, मुझे तो किसी दिन तो मैं लूंगा, ठीक है। आज जब मेरे पास है
तो कोई और होगा ना जो मुझे देख के करता होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे उसको ये दिखाना चाहिए कि एक सुपर बाइक जब तुम्हारी जिंदगी में आती है तो तुम्हारा दिमाग हवा में नहीं जाता है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि अब तुम किसी और को ये दिखा रहे हो कि जब उसके पास सुपर बाइक होगी या जिनके सुपर बाइक होती है वो कैसे होते हैं। आजकल मैंने बहुत सारे बाइकर्स को देखा है जो प्रॉपर गियर पहनते हैं, जो छोटी राइड भी हो या लंबी राइड भी हो पूरे गियर में होते हैं, विच मतलब उनके लिए तो मैं गुड जॉब कहना चाहूंगा कि प्लीज कीप डूइंग दैट। लेकिन इसके अलावा और भी लोग हैं जो चप्पलों में चला रहे होते हैं सुपर बाइकें, जो मतलब इधर उधर स्टंट मार रहे होते हैं। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि दुनिया में सबको पता है कौन से ब्रांड कैसे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सड़क पे यूं करने से दुनिया की कोई लड़की नहीं पटेगी। कोई नहीं बोलेगी अरे अरे आपने ये कर दिया, मैं आपकी दीवानी हूँ। मुझे पता है लड़के किस तरीके से सोचते हैं ना, वो मतलब क्या कैसे हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होता यार। कोई दूसरा बाइकर नहीं बोलेगा अरे तेरे भाई ने 4-5 बारी सांप चला दिया। ये सब बेवकूफी लगती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइकिंग में बहुत फर्क आया है और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सबको ये समझना चाहिए कि इट इज स्टिल अ पैशन, इट इज स्टिल ऑल अबाउट गेटिंग दैट एयर ऑन योर फेस, इट्स नॉट अबाउट शो ऑफ। सो जब मुझे कोई राइड करनी होती है, चाहे वो रिकॉर्ड की राइड हो या नॉर्मल लॉन्ग डिस्टेंस राइड हो, तो आपको हंसी आएगी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत सारे लोग हो सकते हैं मुझे बोलेंगे पागल है। सो मेरे बैग में, मेरे पैनियर्स में हमेशा एक फ्यूज बॉक्स का सेट होता है, अलग अलग फ्यूज एम्प्स का। इसके अलावा जिप टाई होती है, एक पोर्टेबल मिनी बॉश का मेरे पास वो है एयर पंप जिससे हवा हुआ भरनी हो। इसके अलावा एक पंचर किट है और कुछ स्क्रूज व्रूज हैं, जैसे कोई पार्ट ढीला हो गया, कोई स्क्रू ढीला हो गया, उसका पूरा सेट रखा हुआ है। ये हमेशा रहता है मेरी बाइक में, चाहे वो दिल्ली के अंदर चलाऊं, चंडीगढ़ में चलाऊं, बैंगलोर चलाऊं, कहीं भी चलाऊं, ये हमेशा मेरे बैग में रहता है। बेसिक स्टफ है ये। अब इसके अलावा जो बाकी का है वो सारा इम्प्रॉम्प्टू होता है। मैं इतनी प्लानिंग नहीं करता कि भाई इस वेदर में इस टाइम पे अब जाना है या 15 दिन पहले से मेरे जिम के वर्कआउट चल रहे हैं। मैं अपनी बाइक इतनी मेंटेन रखता हूँ कि मैं अगले दिन नॉर्मल राइड भी कर सकता हूँ और या रिकॉर्ड राइड भी कर सकता हूँ या किसी लॉन्ग डिस्टेंस ड्यूरेशन पे जाना है। द ओनली थिंग जो मुझे प्लानिंग करनी थी वो है फाइनेंस की, कि भाई जेब में कितना पैसा है और इतने एवरेज किलोमीटर्स में इतना पैसा लगेगा, इतने अकाउंट में है कि नहीं, आना जाना मिला करके और स्टे से मिला करके। और आई थिंक मैंने जितना ट्रायम्फ की टेक्नोलॉजी देखी है, लोग बोलते हैं यार इमरजेंसी में खराब हो गई, मेरी बाइक नहीं खराब हुई आज तक कभी। जो भी खराब हुई है मेरी वैसे ही हुई है, अदरवाइज कभी नहीं खराब होती। मैंने कभी नहीं सुना कि ट्रायम्फ की बाइक कभी खराब हो गई। मैं 70,000 चला चुका हूँ, मेरी बाइक राइड में आज तक कभी नहीं खराब हुई। अब लोग क्या करते हैं ना कि नॉर्मल राइड के नॉर्मल रखते हैं, फिर जब लॉन्ग डिस्टेंस जाना था तो उस पहले सर्विस कराते हैं। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट उतनी रखो ना कि बाइक हर टाइम तैयार हो। तो मेरी सोच वैसी है, मैं उसे हर टाइम तैयार रखता हूँ कि जिस दिन मन किया, एक दो दिन पहले यार ठीक है यहाँ जाने का प्रोग्राम है हमारा, तो देखते हैं, खींचते। जैसे मैंने रिकॉर्ड्स बनाए, एक वो IBW जाना था तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कितना लंबा चला सकते हैं, तो चंडीगढ़ से बॉम्बे तक चला गया नॉन स्टॉप। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इम्प्रॉम्प्टू इस राइड के साथ चलो ये देख लेते हैं रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं एक बात बताना भूल गया कि कभी भी सर्विस कराने के एकदम से बाद कभी भी पहाड़ों पे या एक्सेसिव इन जगहों पे नहीं जाना, क्योंकि सर्विस के बाद आपका ऑयल सब चेंज होता है, तो थोड़ा सा बाइक को रमा करना होता है, तो वो हमेशा प्लेन में करना होता है, ठीक है। उसके बाद मतलब 50-100 किलोमीटर आपने चला ली प्लेन्स में, उसके बाद आपको जो करना है आप करो। सो मेरी राइड का जो एक्सपेंस है वो टोटली डिपेंड करता है डेस्टिनेशन के ऊपर। सो मैं अपनी एक राइड का आपको कॉस्ट ब्रेकडाउन देता हूँ। मैंने करी थी दिल्ली से कन्याकुमारी। सो मुझे पता था कि मैं ये 4 दिन में पहुंचूंगा कन्याकुमारी। मैं सुबह निकलता था अराउंड 4-5 बजे, जैसे पहले दिन घर से निकला 4-5 बजे, जितना राइड कर सकता हूँ मैंने किया। अराउंड इवनिंग के 6-7 o'clock के आसपास होटल की हंट शुरू, क्योंकि मेरा टारगेट ये होता था कि मैं 8-9 बजे तक सो जाऊं ताकि वो 6-7 घंटे की नींद हो जाए। फिर अगले दिन सुबह उठ करके 4 बजे नहा धो करके फिर सुबह मॉर्निंग ट्रैफिक से पहले सूरज निकलते मैं निकल जाऊं, क्योंकि तब सड़कें खाली होती हैं। इसमें कॉस्टिंग स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो फ्यूल कॉस्ट तो जो एवरेज के हिसाब से वो है। इसके अलावा आपका होटल का कॉस्ट आता है। जैसे मेरी बाइक 1000 रुपए में 200 किलोमीटर बाइक चलती है ऑन एन एवरेज, तो अगर आपने 2000 किलोमीटर जानी तो 10,000 का तो पेट्रोल ही हो गया, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। अब मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं 80-90-100 पे क्रूज कर रहा होता हूँ तो आप एवरेज लगा लो 10,000 का पेट्रोल हो गया 2000 किलोमीटर, विच इज लाइक फ्रॉम कश्मीर ये दिल्ली टू कन्याकुमारी। लेकिन ऐसा होता नहीं, बीच में ट्रैफिक भी आता है, फिर कभी कभार आपकी उंगलियां भी तड़पती हैं कि थोड़ा तेज खींचें, तो ये फ्लक्चुएट करता है एवरेज। तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो कि 15,000 का वन साइड का पेट्रोल ले लो। इसके अलावा अगर आप डिसेंट स्टे भी लो 2-2,500 के 3,000 के, तो आप 3 स्टे लोगे मिनिमम, तो 9,000 ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप खाना पीना का अगर आप जैसे बेयर मिनिमम में रखते हो तो हर रोज के 2,000 तो आप खर्च होगी खाने पे, तीनों टाइम का जो भी होगा, तो आप लगा लो 6,000। फिर जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे हम अज्यूमिंग आपने अच्छी बुकिंग करी हुई, जैसे मैं थोड़ी डिसेंट बुकिंग करता हूँ तो उसके 5,000 और लगा लो, तो एवरेज आप कितने हैं 15,000 प्लस 5,000, 20, 25, 30,000 या 40,000 में भी आप कन्याकुमारी तक होकर के आ सकते हो, ठीक है। ये 50,000 ले लो ऑन हायर साइड, आराम से 1 पर्सन
और ये मैं रॉकेट पे बता रहा हूँ। लोगों के पास अगर लोअर सीसी है तो दे विल बी एबल टू सेव मोर, बट मैं ये रॉकेट बता रहा हूँ कि मैं 50,000 में कन्याकुमारी होकर के वापस आ सकता हूँ। कोई भी एस्पायरिंग राइडर हो, मतलब कोई भी हो जो राइडिंग करता हो, आई थिंक पहली प्रायोरिटी हमेशा गियर होनी चाहिए। आई मीन अ गुड गियर फ्रॉम अ गुड क्वालिटी, ISI मार्क्ड हो या लेवल 1 लेवल 2 सर्टिफाइड हो, ये वाले गियर्स यूज करनी चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग यूजुअली बाइक्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बाइक मेंटेन होगी लेकिन ग्लव्स होंगे, सिर्फ हेलमेट होगा, कोई जैकेट नहीं हुई, कुछ नहीं होगी। सो मैं जब भी राइड करता हूँ सो मेरा फुल ऑन गियर होता है। मतलब जैसे आज भी जब मैं आया तो आपने देखा ही था कि मैं फुल ऑन गियर में था। LS2 का हेलमेट, कार्बन फाइबर, फिर ट्रायम्फ की जैकेट, फिर मतलब जीन्स, राइडिंग बूट्स, ऑल ऑफ दैट, ग्लव्स सब कुछ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी दुनिया काफी बदल गई है इन टर्म्स ऑफ राइडिंग ऑल्सो। लोग पे आप रोड पे आपको अजीबोगरीब लोग मिल सकते हैं जिसमें इट कैन कॉज यू एनी डेंजर और हार्म। तो मुझे लगता है कि सेफ्टी गियर के साथ अगर आप राइडिंग करोगे तो इट एटलीस्ट सेव यू फ्रॉम सम ट्रबल व्हिच कैन डैमेज योर बॉडी इन अ लॉन्ग टर्म। सो व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी आई विल स्टार्ट विद हेलमेट्स। सो मेरे पास 4 या 5 हेलमेट्स हैं। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 20 साल से हूँ, तो जो हेलमेट्स मैं अपग्रेड करता गया मैंने वो फेंके नहीं, मैंने रखे हुए हैं। सो आई स्टार्टेड विद LS2 स्कोप, वो 8-10 हज़ार का आता है जब मैंने रॉकेट ली थी। उससे पुराना भी मेरे पास स्टड्स का एक हेलमेट पड़ा हुआ है। जब मैंने रॉकेट ली तो मैंने ऑब्वियसली फिर LS2 का हेलमेट पहना। तो मैं मॉड्यूलर हेलमेट्स का फैन। सो मैं हेलमेट्स के मामले में मेरे पास 3-4-5 हेलमेट्स हैं जो मैं बेस्ड ऑन ओकेजन, और ब्लूटूथ में मेरे पास सेना लगा ही होता है। तो इट्स ऑल इन ऑन दी हेलमेट्स, ताकि जो डिवाइस आपको जिस हेलमेट पे यूज करना है बार बार उतारना करना ना पड़े। इसके अलावा व्हेन इट कम्स टू जैकेट, आई हैव 3 जैकेट्स। आई स्टार्टेड ऑफ विद अ वेनम जैकेट, वो 8-10 हज़ार की आती थी। वो मेरी बुलेट के टाइम की जैकेट है जो आज भी रखी हुई है मैंने। उसके अलावा मेरे पास एक रेविट की जैकेट है। आई एम अ फैन ऑफ रेविट स्टफ। रेविट के 3-4 ग्लव्स है मेरे पास। और अभी रिसेंटली मैंने ट्रायम्फ की मेश जैकेट ली है, और एक ट्रायम्फ की सर्दियों के लिए मैंने एक रखी हुई है गोटेक्स की जैकेट। मतलब उस जैकेट के अंदर अगर आप एक वेस्ट में भी हो और आप बर्फ में भी चला रहे हो, आपको अंदर पसीना आ रहा होगा, वो इतनी अच्छी जैकेट है। सो इसके अलावा मेरे पास 2-3 राइडिंग पैंट्स हैं, एंड देन आई हैव 2 पेयर ऑफ राइडिंग बूट्स। वन इज फॉर लोकल सिटी स्टफ, वन इज फॉर प्रॉपर राइडिंग। सो अगर मैं पूरा का पूरा अपना राइडिंग आउटफिट ऊपर से नीचे तक सिर्फ कॉस्ट में लगाऊं तो आराम से मतलब 3-3.5 लाख तक तो पहुंच ही जाएगा। बट दैट इज हैविंग मल्टीपल ऑफ दीज, मल्टीपल चीजें मैंने खरीदी हुई। तो लेकिन अगर सिंगल भी रखूं तो आई थिंक आराम से 1 लाख रुपए के अंदर, या डिसेंट तो 50-60 हज़ार में भी हो जाता है। मेरी बाइक क्योंकि थोड़ी हैवी है, थोड़ी तेज भी जाती है, तो मैंने हेलमेट्स और गियर उस हिसाब से लिए हैं। अदरवाइज एक एस्पायरिंग राइडर जिसने 350 या 400 की सेगमेंट तक ही रहना है, तो मुझे लगता है कि वो 30-40-50 हज़ार में डिसेंट क्वालिटी के बहुत अच्छे गियर्स अप टू डाउन पहन सकते हैं। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड देम टू वेयर ऑल द गियर्स। मैंने रॉकेट क्यों ली? तो मैंने देखी थी मिशन इम्पॉसिबल 2, उसमें टॉम क्रूज ला रहा था ब्लैक कलर की स्ट्रीट ट्रिपल ट्विन हेडलैम्प्स। उस दिन से मैं दीवाना हो गया था कि बाइक सिंगल हेडलैम्प तो बकवास होती है, ट्विन हेडलैम्प्स वाली बाइक लेंगे। तो उस टाइम पे आती थी ट्रायम्फ की थंडरस्टॉर्म, तो मेरा दिल आ गया कि कभी जिंदगी में लेंगे। फिर मैंने कहा यार तो औकात के बाहर है, बहुत महंगी है, बट फिर अटकता रहता ना दिमाग में। फिर हार्ले की भी फैट बॉब आती थी, वो भी ट्विन हेडलैम्प्स थी उस टाइम तक। मैं कहा यार ये भी ले सकते हैं। 16 लाख की दिखाता था उस टाइम पे एक शोरूम। फिर 2014-15 के आसपास मेरे में कीड़ा चढ़ गया कि यार अब बाइक तो लेंगे लेकिन कैश लेंगे और ट्विन हेडलैम्प भी लेंगे। तो मैंने आई थिंक मैंने तब से सेव करने, हर महीने 30-30 हज़ार सेव करनी शुरू कर दी, चुपचाप। किसी को नहीं बताया, दुनिया में किसी को नहीं पता कि मैं ये चुपचाप सेव कर रहा था। फिर जब तक मैं उस पैसे तक पहुंचा कि मैं वो बाइक ले पाऊं, वो बाइक डिसकंटिन्यू हो गई। मेरी सुलग गई कि अरे यार यहाँ तक तो मैं पहुंचा था, तो ट्रायम्फ, थंडरस्टॉर्म या थंडरबर्ड जो भी वो बंद हो गई। फिर मैंने कहा चलो फैट बॉब देखते हैं। जब तक मैं उस तक पहुंचा उन्होंने डुअल हेडलैम्प को DRL कर दिया। अभी जो आती है उसमें DRL है। मैंने कहा यार ये भी नहीं है। फिर मैंने देखा ये रॉकेट है। अब वो रॉकेट का जो इंजन जो पहले दूसरा मॉडल आता था मुझे वो पसंद नहीं था, तो वही देखी थी मैंने। फिर मैंने रैंडमली सोचा कि एक बार देखते हैं, तो देखा, वेबसाइट पे गया तो ये नया मॉडल आया हुआ था। और अगर आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। जब मेरे पास बुलेट थी तो ये मायापुरी में ना लोग कस्टमाइजेशन करते हैं, बाइक्स को बहुत हैवी बाइक बना देते हैं, वो मोटा टायर लगाते हैं। तो मैं उनके पास भी अपनी बुलेट लेके एक बार गया हुआ था। मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं लोग वहाँ पे। तो एक बाइक की इमेज थी मेरे दिमाग में कि मुझे वो बाइक कैसी चाहिए, और आप मानोगे नहीं, मैंने वेबसाइट पे ये बाइक देखी, इट वाज द एग्जैक्ट रेप्लिका जो मैं सोचता था। मैंने दूसरी बार नहीं सोचा। मैं मतलब काम से फिलीपींस गया था, फिलीपींस से मैं वापस लौटा हूँ। मैंने एयरपोर्ट पे जिस बंदे से मेरी साल भर से डीलिंग हो रही थी, ट्रायम्फ में, साहिल है उसका नाम, मैं उसको एयरपोर्ट से कॉल किया, भाई मैं कल आऊंगा तेरे को डाउन पेमेंट देने के लिए, ठीक है? दुनिया में किसी को नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ। फिर देन आई मेड द रेस्ट ऑफ द पेमेंट्स विद इन 2-3 वीक्स।
उसके बाद फिर द डे आई बॉट इट, उसके बाद से दुनिया बदल गई। मुझे ऐसा लगता है कि जिस बाइक में आप कंफर्टेबल हो वो ही बाइक लेना। अगर आपने नहीं चलानी लंबे टाइम के लिए तो जो बाइक लेनी ले लो, पहले टेस्ट करो, देखो कि आपकी कितनी लिमिट है, आप किस पर्पस के ले रहे हो, आपका क्या मन है, तो उस हिसाब से आप वो बाइक्स और वो गियर्स लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। दुनिया में आपको बहुत लोग ज्ञान देंगे, भाई ये बेस्ट गियर है, ये बेस्ट बाइक है, ये बहुत है तो ये ले ले। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपने दोस्त यार की बात सुन करके बाइक ले लेते हैं, बाद में उनको दिक्कत होती है चलाते हुए या बैठते हुए या कंफर्टेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो बंदा अलग तरीके से चलाता हो, आपने टेस्ट भी नहीं करी, आपने अपने दोस्त के कहने पे कर लिया, किसी भी वेल विशर के कहने पे कर ली। मैं रेकमेंड करूंगा आप पहले टेस्ट करो, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और आपका बहुत सारा टाइम जाएगा उसमें जब आप ट्रैवलिंग करोगे। तो मुझे लगता है इनिशियली थोड़ा रिसर्च करना सही होना चाहिए कि आपने किस टाइप की बाइक लेनी है, कौन सी बाइक लेनी है, क्यों लेनी है। मेरा तो सबसे पहला सवाल होता है क्यों लेनी है, चलाओगे भी, वरना वो सफेद हाथी की तरह आपके लिए। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगा कि जस्ट डू दिस रिसर्च, अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड देन जस्ट गो फॉर इट। जो भी आपके उस लॉजिक में तीनों ऑप्शंस में या चार ऑप्शन फिट हो गई।